बीजान ने ऐना को अपने पास बुलाया था और कुछ मामूल की बातें करने के बाद बीजान ने ऐना से पूछा, तुम इस हवेली की मुलाजमा नहीं हो ऐना, तो फिर क्यों तुम क्वार्टर में रहती हो? ऐना बोली, बीजान बस मुझे लगता है कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए वरना मसला होता है। बीजान बोली, नहीं बच्चे, दाजी समेत मुझे और अरशान को भी ये बात कतई पसंद नहीं है कि तुम वहाँ रहो। ऐना उदास से लहजे में बोली, बीजान मैं वहीं ठीक हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की आदत हो गई है। बीजान बोली, आदतें बदलने में वक्त ही कितना लगता है बच्चे, और कल को जब तुम्हारी शादी होगी तब भी तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी ना। ऐना का गला सूखा था और वो महज एक ही लफ्ज बोल सकी, शादी। बीजान बोली, ये नहीं पूछोगी कि किससे शादी हो रही है? ऐना बमुश्किल अपने आंसुओं को रोकती हुई बोली, किससे? बीजान मुस्कुराते हुए बोली, सैयद सुफियान वलीद शाह से। ऐना को ऐसा लगा जैसे हवेली की इमारत इसके सर पर आन गिरी हो। बीजान बोली, ये मेरा और तुम्हारे दाजी का फैसला है। अरशान शाह भी यही चाहता है। ऐना अपनी उंगलियों को चटकते हुए बोली, और वो क्या चाहते हैं? बीजान बेसाख्ता मुस्कुराई थी, इसे कोई मसला नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे मना लूंगी। ऐना ने सोचा, आखिर वो शख्स कैसे इससे शादी करने पर रजामंद हो सकता है जो अपने वजूद में चलती एक एक सांस को किसी और के नाम पर वक्फ कर चुका था और इसके अलावा किसी और का सोचना भी नहीं चाहता था। ऐना की नजर जब बीजान की तैयारशुदा बैग्स पर पड़ी तो इसने बीजान से पूछा, आप कहीं जा रही हैं? बीजान बोली, जी साथ वाले गांव जा रही हूँ, बस तुम मेरे बाद मेरे सुफियान का ख्याल रखना। मुझे मुलाजमीन पर कोई भरोसा नहीं है। सुफियान शाह के मामले में मैं तुम पर ही यकीन करती हूँ बच्चे। ऐना बोली, जी लेकिन मुलाजमीन के जिक्र पर इसके दिमाग में कुछ खटका था और वो बीजान के कदमों में बैठ गई। वो बोली, बीजान मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है। बीजान प्यार से बोली, जी बताओ। ऐना बोली, बीजान वो लड़की जिसको आपने पिछले हफ्ते यहाँ मुलाजमा रखा था, वही बीजान जिसका नाम कोमल है। बीजान बोली, हाँ याद आ गई, क्यों क्या हुआ इसे? ऐना ने कहा, इसे कुछ नहीं हुआ बीजान, मगर वो मुझे ठीक नहीं लगती। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, वो छुप छुप कर किसी से बातें करती है और ज्यादातर हवेली से बाहर ही रहती है, जबकि इसने कहा था वो यतीम है। ऐना की बात पर बीजान के कान खड़े हुए थे। बीजान बोली, वलीद शाह से बात करूंगी बच्चे, तुम सुफियान शाह से इस बात का जिक्र मत करना, तुम जानती हो वो गुस्से का तेज है, कुछ गलत कर देगा। इनकी बात पर वो सरस बात में हिलाती वहां से उठकर चली गई। आयशा ने 2-3 बार इशाल को पुकारा मगर वो यक लफ्जी जवाब देकर खामोश हो जाती। आयशा बोली, इशाल क्या पढ़ रही हो इतने ध्यान से? इशाल ने आयशा को कोई जवाब न दिया। अपने तजस्सुस को खत्म करने के लिए आयशा ने इसकी किताब का नाम पढ़ना चाहा। वो किताब का नाम तो न पढ़ सकी लेकिन इससे बोली, तुम नावल पढ़ रही हो। इसका अंदाजा गलत नहीं था। इशाल ने यक लफ्जी जवाब देकर आयशा का मुंह बंद किया। हाँ। आयशा बोली, रख दो इसे इशाल और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, 2 घंटे अब इस पर जाया करोगी। इशाल चिढ़ते हुए बोली, ये वक्त का ज़िया नहीं है आयशा, और तुम बनाओ असाइनमेंट, ये बस थोड़ा सा रह गया है, मैं बाद में असाइनमेंट बना लूंगी। आयशा ज़ेरे लब बड़बड़ाई, उफ नावल अटक। वो अपनी असाइनमेंट में मसरूफ हुई तभी इसकी नजर लाइब्रेरी के दाखिली दरवाजे पर पड़ी थी, जिसे इब्तिसाम अंदर आ रहा था और अगले ही लम्हे इसे अपनी टेबल की तरफ बढ़ते देखकर आयशा हड़बड़ाते हुए सीधी हुई थी। इब्तिसाम ने इनकी टेबल के पास आते हुए इशाल से कहा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें सुबह से पूरी यूनी में ढूंढ रहा था। एक हाथ में पजल थामे इसने बात करते हुए टेबल पर पड़ी पानी की बोतल उठाई थी और इसे मुंह लगाकर एक ही सांस में खाली किया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। खाली बोतल से इसके हाथ को हिलाते हुए इब्तिसाम ने इस किताब पर झुकी बैठी मूरत को होश में लाना चाहा था। जब इसने जवाब न दिया तो इब्तिसाम ने आयशा की तरफ देखा, जिसने शाने उचकाए थे जैसे कहना चाहती हो, मैं तो कोशिश कर चुकी हूँ, अब तुम भी इस दीवार के साथ सर फाड़ लो। इसकी खामोशी पर इब्तिसाम का दिमाग घूमा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मुहतरमा। इब्तिसाम ने किताब इसके हाथ से झपटी थी, जिस पर इशाल के झुकने की वजह से नकाब का सिरा भी किताब के साथ खिंचता चला गया, मगर नकाब उतरा नहीं था। चंद स्टूडेंट्स की इस लाइब्रेरी में सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। आयशा हवास बाख्ता अपनी जगह से उठती इशाल की तरफ भागी थी। इशाल आंखों में गुस्सा और हैरानी
हैरानी लिए कभी सामने चेहरे पर हाथ रखे इब्तिसाम को तो कभी अपने हाथ को देख रही थी। इशाल की आंखों से आंसू टिप टिप करते नकाब में जज्ब हो रहे थे। वो हकलाते हुए अपने किए की माफी मांगने की जुस्तजू में थी जब इब्तिसाम ने हाथ का मुक्का बनाते हुए इतनी जोर से टेबल पे मारा था कि इस पर पड़े तमाम पेन और पेंसिल जमीन बोझ हुए थे और वो कुछ भी कहे बगैर यूनी से ही निकलता चला गया था। इसके जाते ही इशाल गिरने के अंदाज में अपनी जगह पर वापस बैठी। आयशा ने इससे पूछा, ये सब क्या था इशाल? पानी की बोतल पकड़ाते वो इससे हैरानी से पूछ रही थी। मतलब वो गलती से हुआ था, इब्तिसाम ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। इशाल रोते रोते बकायदा हकलाने लगी थी, जिस्म भी होले होले कांप रहा था। मुझसे गलती हो गई आयशा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आयशा को इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अपनी तमाम चीजें समेटते इसने फौरन से इशाल के नंबर से अशान को कॉल की थी। ऐना को कोमल की नजरें अब मजीद मशकूक लगने लगी थी। ऐना ने इस पर नजर रखना शुरू कर दी थी। इसको सबसे ज्यादा खतरा सुफियान के लिए महसूस होता था, क्योंकि इसने कोमल को बिला वजह सुफियान के इर्द गिर्द घूमते, इसके कमरे में जाने के बहाने ढूंढते महसूस किया था। साथ ही अब वो सुफियान पर भी नजर रख रही थी, जिसकी बड़ी वजह बीजान का इसे ये जिम्मेदारी सौंप के जाना था। कोमल को किचन में खाना बनाते देख के वो सुफियान शाह के कमरे की तरफ गई। अब के वो तीसरी बार इसे देख के तसल्ली करने जा रही थी। जरा सा दरवाजा खोलकर सर को अंदर किया और आंखें गोल करते इसके बेड की तरफ नजरें घुमाई। ऐना ने बेड की तरफ देखा था, मगर अब इसकी बदकिस्मती भी शायद जाग गई थी। सुफियान शाह सख्त तेवरों से इसे घूर रहा था। ऐना वहां से भागने के चक्रों में अभी पीछे हुई कि दरवाजे का हैंडल इसके सर में लगा, जिसकी वजह से ऐना के मुंह से चीख बरामद हुई। सुफियान शाह ने होंठ दांतों तले दबाए इस बेवकूफ लड़की को देखा था। ऐना भी वहां से भागने ही वाली थी कि सुफियान शाह करख्त आवाज में बोला, क्या तुम चोरों की तरह मेरे कमरे के चक्कर लगा रही हो? ऐना अपनी जगह रुकी थी मगर पलटी नहीं थी। सुफियान एक बार फिर बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। ऐना बोली, जी वो बीजान ने कहा था आपका ख्याल रखूं इनके आने तक। एक ही सांस में बोलती वो दौड़ने को थी। सुफियान ने हुक्म दिया, यहाँ आओ। नए हुक्म पर ऐना को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। सुफियान के आगे गुस्से पर वो रोने को थी। मैं अब नहीं आऊंगी पक्का, सुफियान बोला। मैंने कहा यहाँ आओ। छोटे छोटे कदम लेते ऐना बेड के करीब आई। सुफियान इसके पैरों की तरफ देख रहा था, जहाँ आज पायल मौजूद नहीं थी। इसे बेड से 5 कदम बेड की दूरी पर रुकते देख वो दोबारा बोला, यहाँ करीब आओ। इसने खौफ से कदम बढ़ाए थे, लेकिन जमीन पर गिरे आधे कंफर्टर से उलझते सुफियान शाह पर गिरी थी। सुफियान शाह जो इससे शादी के मुतालिक बात करने वाला था, बुखलाहट का शिकार हुआ था। ऐना ने जरा सी आंखें खोली, लेकिन सुफियान की शर्ट के खुले बटनों से झांकते सीने को देखकर वो चीख मारती बाहर भागी थी। सुफियान ने नजर दरवाजे की तरफ फेरी थी, जहां से ऐना भागती हुई गई थी। होंठ दांतों तले दबाए कहके का गला घोंटा था। आयशा ने अरशान को बताया था कि इशाल की तबीयत खराब है, और आयशा के बताने पर वो फौरन ही डॉक्टर लेकर घर आया था और इसने आयशा का शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत शुक्रिया बच्चे, आपने परी की इतनी हेल्प की। आयशा बोली, शुक्रिया की कोई बात नहीं है अरशान भाई, इशाल मेरी फ्रेंड है और इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वो बोला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आयशा बोली, इशाल को कोई बीमारी है? वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, इतना तो समझ गई थी। अरशान बोला, बेटा वो बहुत हसास है, छोटी सी बात को जब दिल पर ले लेती है तो इसका सांस उखड़ने लगता है। साफ लफ्जों में कहूँ तो इसका दिल हमारी निस्बत बहुत कमजोर है। मैं हैरान हूँ ऐसा क्या हुआ जो इसकी हालत फिर से ऐसी हो गई। आयशा बोली, भाई इसे असाइनमेंट की फिक्र थी, मुझे लगता है शायद इस वजह से इसने बात बनाने की कोशिश की थी और वो वहाँ से चली गई। अरशान इसे बाहर दरवाजे तक छोड़ के जब अंदर आ रहा था तो इसका मोबाइल बजा। इसने कॉल उठाई तो मुकाबिल बोला, सर मुझे बताना था कि आहद के डैड पाकिस्तान आ चुके हैं और आहद भी कल से यूनी वापस ज्वाइन कर लेगा। अरशान ने कहा, तो मुकाबिल बोला, तो क्या करना है सर इसका? मेरा मतलब है काम तमाम करना है या हाथ पैर तोड़ने हैं या फिर। अभी वो बोल ही रहा था कि अरशान ने इसकी बात काटी। ब्रेक लगाओ इडियट, मुकाबिल मासूमियत से बोला। सर मैं तो बस आइडिया दे रहा था। अरशान ने कहा, तुम कॉल बंद करो यही बेहतर है, आगे क्या करना है मैं खुद बताऊंगा, इससे पहले मुझे तुम्हारी कॉल आई। मुकाबिल ने ओके सर कहते ही खट से मोबाइल बंद किया था। अरशान खुद से हम कलाम हुआ, दिमाग खराब है इस लड़के का। सर झटकते वो इशाल के कमरे की तरफ बढ़ गया। वरीशा गीली घास पर बैठकर अपनी अम्मी को याद करती रो रही थी। इसने अपना सर घुटनों में दिया हुआ था। तभी एक रौबदार भारी सी
आवाज इसके कानों में पड़ी, तुम्हारे रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगी। इस आवाज को सुनते ही इसने सरद से गर्दन उठाई थी। सामने नकाब में चेहरा छुपाए असफन शाह को देख के वो बिल्कुल भी नहीं चौंकी थी, क्योंकि अब इसे अपने कमरे में देखना या अपने पैलेस में देखना इसके लिए आम सी बात थी। इसे देखते ही वरीशा फूट फूट कर रो दी थी। असफन शाह ने गुस्से से जबड़े भेंचे थे। इसके करीब ही घुटनों के बल घास पर बैठते पूरे इस्तेहाक से वरीशा के चेहरे को अपने हाथों में भरते आंसू साफ किए थे। फिर चेहरे पर जा बजा बिखरी लटों को कान के पीछे अड़सते चेहरा करीब किया था और हल्की सी फूंक मारी थी। वरीशा ने इसके हाथ झटके थे। मैंने कितनी, अभी वो बोल ही रही थी कि असफन इसका जुमला मुकम्मल किया। बार कहा है मेरे करीब मत आया करो, जानता हूँ माय क्वीन तुम यही बोलने वाली थी। और कितनी बार बोलोगी, वरीशा ने कहा, मगर तुम्हें समझ तो फिर भी नहीं आती ना। कहते साथ ही वरीशा अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। असफन बोला, तुम मेरी हो, तुम पर हक भी असफन शाह का है, जब चाहे करीब आ सकता हूँ। वरीशा मुड़ी, कैसा हक और किसने दिया तुम्हें ये हक? वो जिद्दी थी मगर असफन शाह के गुस्से के सामने हमेशा सहम जाती थी। असफन ने इसकी कलाई अपने हाथ में कैद करते हुए कहा, मुझे ऊंची आवाज नहीं पसंद, जानती हो ना। वरीशा बोली, तो तुम बता क्यों नहीं देते, किस हक की बात करते हो तुम, और ऐसे क्या राज हैं जो मैं नहीं जानती। अपनी कलाई आजाद कराने की इसने नाकाम कोशिश की थी। असफंद इसके मजीद करीब आया और बोला, मैं अभी बताने को तैयार हूँ माय क्वीन, पर तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना। वरीशा झटके से इससे दूर होती चीखे, मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं नहीं करना चाहती ये निकाह। आज तुम चाहते हो मैं तुमसे निकाह कर लूँ, कल को बोलोगे मोहब्बत कर लो मुझसे, और फिर जब दिल भर जाएगा तो दुत्कारोगे और छोड़ के चले जाओगे। यही प्लान है ना तुम्हारा, यही होता है ना तुम्हारी इस मोहब्बत में। 3 साल से तुम मेरे पीछे पड़े हो। कौन हो तुम? शनाख्त क्या है तुम्हारी? पहचान क्या है? मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में सिवाय तुम्हारे नाम के, और वो भी मालूम नहीं सही भी है या गलत। चेहरा तुम मुझे नहीं दिखाते। 3 साल से तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाई है। किसी से मिल नहीं सकती, किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से पार्टीज में आ जा नहीं सकती। व्हाट द हेल इज दिस? मुझे कभी कभी हैरानी होती है ये मेरी लाइफ है या तुम्हारी। इसने यक लफ्जी जवाब दिया, तुम्हारी, मगर इसे कंट्रोल सिर्फ असफन शाह करेगा। असफन ने टेबल पर पड़े जग से पानी निकालकर ग्लास में डालते हुए ग्लास वरीशा को पकड़ाया था। वरीशा ने ग्लास जो होंठों से लगाया हुआ था, लेकिन इसकी बात सुनते ही ग्लास में बचा हुआ पानी इसके मुंह पर फेंक दिया। असफन पीछे हुआ, अपनी भीगी हुई शर्ट को देखा और फिर सख्त तासुरात के साथ इस पागल लड़की को देखा था। वो चीखी, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाले? अगले ही पल असफन ने इसकी कलाई को मड़ोड़ते बाजू कमर के पीछे पिन किया और अपना चेहरा इसके कान के करीब किया था। शोहर हूँ तुम्हारा होने वाला, आज ये हरकत किया आइंदा मत करना, वरना पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूँ, तुम्हारे ये हाथ मेरा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गिरफ्त मजीद सख्त करते असफन शाह ने इसे सिसकने पर मजबूर किया था। इसे बेड पर हल्का सा धक्का देते वो दीवार की तरफ चला गया। असफन करख्त लहजे में बोला, टॉवल लेकर आओ। वरीशा ने दीवार की तरफ देखा जहाँ वो पीठ किया हाथ में रुमाल पकड़े खड़ा था। चेहरा देखने का ये बहुत अच्छा चांस था जो वरीशा मिस नहीं करना चाहती थी। वो टॉवल लेकर 10 कदमों का फासला 3 कदमों में तय करती इसके करीब आई थी। असफन बोला, जहाँ हो वहीं ठहर जाओ और टॉवल इस टेबल पर रखकर वापस बेड पर जाकर बैठो। असफन का जुमला सुनते ही वो वहीं रुकी थी। असफन बोला, जिस दिन तुमने मेरा चेहरा देख लिया इस दिन इसी पल तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वरीशा ने उल्टे कदम लिए और चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गई। जब वो 5 मिनट बाद अपना चेहरा खुश्क करके दोबारा रुमाल अपने चेहरे पर बांधकर वापस मुड़ा तो वरीशा बोली, अगर तुम्हें लगता है मेरे कमरे में आकर मेरे साथ ऐसा बिहेव करके तुम मुझे निकाह पर राजी कर लोगे तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी खुशफहमी है। असफंद हैरत ज़दा सी आवाज में बोला, कैसा बिहेव? वरीशा ने सर उठाते आंखें सुकेड़ते हुए इसे देखा था और अपनी दोनों सुर्ख पड़ती कलाइयां इसके सामने की थी जिन पर इसकी उंगलियों के निशान वाजे थे। वरीशा बोली, और वैसे भी तुम्हारी 3 साल की मोहब्बत में देख चुकी हूँ। असफंद शाह ने इसका बाजू दबोचा था। क्या कहना चाहती हो? वरीशा ने कहा, यही कि तुम्हारी 3 साल की मोहब्बत बस इतनी है कि मेरे 3 मिनट के इनकार पर तुमने वापस मुड़कर ये भी नहीं देखा कि मर गई है या जिंदा। असफंद शाह की आंखों में हैरत और खुशी बैक वक्त उभरी थी जिस पर वरीशा की चलती जुबान अटकी थी। असफंद बोला, ओह तो ये गुस्सा मेरे न आने की वजह से है।
वरीशा अपना बाजू छुड़वाती बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। असफन ने बेसाख्ता कहा, खैर अब ऐसा नहीं है तो कभी ऐसा हो जाएगा, मुझे यकीन है। मैं इसलिए नहीं आया दोबारा क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वरीशा बोली, 3 साल से वही कर रहे हो। असफन ने अपनी बात जारी रखी, मगर जब भी तुम कभी परेशानी में हुई तो असफन शाह को अपने साथ खड़ा पाओगी, और जब कभी उदास हुई तो तुम्हारा दूसरा आंसू गिरने से पहले तुम असफन शाह को अपने रूबरू देखोगी। वो पलटी थी मगर वहाँ कोई नहीं था। खिड़की खुली थी, हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया था और वरीशा सुल्तान फिर से तन्हाइयों और सोचों में घिर गई थी। क्या सच में कोमल का मकसद सुफियान को नुकसान पहुंचाना है? क्या इब्तिसाम इशाल से इस थप्पड़ का बदला लेगा? क्या वरीशा असफन से निकाह के लिए राजी होगी? अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी।